वेलकम स्टूडेंट्स, आपकी अपनी आपकी पाठशाला में। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 10th. Firstly, we will read about First World War. First World War started back in 1914 and ended in 11th of November 1918. In First World War, we had two groups. One is Allied power and other is Central power. In Allied power, we had France, United Kingdom and British India. In Central power, we had Germany, Ottoman Empire and many other countries. Now we will read about conclusions of First World War. Firstly, First World War created a new political and economic situation. Secondly, First World War led to huge increase in defense and expenditure, which was financed by war loan and increased tax. It means when we fight a war, we have to defend ourselves and it takes money. कहने का मतलब ये है, जब भी हम कोई वॉर फाइट करते हैं तो उसके लिए खर्चा आता है, वो फ्री में नहीं लड़ी जाती। उसके लिए हमें हथियार खरीदने होंगे, बारूद खरीदने होंगे, गन्स खरीदनी होगी, सोल्जर्स का एक्सपेंस होता है, उनको अच्छा खाना खिलाना पड़ता है, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा वॉर के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा या फिर पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट, थ्रू वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज एंड डबलिंग लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। नाउ कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई थी। उसके अलावा जिस टाइम पे जिस पीरियड में वॉर चल रही थी, कहने का मतलब 1914 से लेकर 1918 तक जब वॉर चल रही थी, उस टाइम पे प्राइजेज जो महंगाई थी वो बढ़ गई थी, डबल हो गई थी, और इससे लोगों को, जो कॉमन लोग थे, उनको मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा था। फिफ्थ पॉइंट इज फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। उसके अलावा क्रॉप फेलियर एंड फूड शॉर्टेज, क्रॉप फेल हो गई थी गलत मौसम की वजह से, और तो खाने की कमी पड़ गई थी, तो ये भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। सिक्स पॉइंट, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एक बीमारी होती है जो उस टाइम पे फैल गई थी, उससे 12 to 13 मिलियन लोग थे वो अफेक्टेड हुए थे। 7 पॉइंट, हार्डशिप डिडंट एंड इवन आफ्टर वॉर। लोगों को लगा वॉर खत्म होगी, 1918 में वॉर खत्म भी हुई, बट जो मुश्किल के दिन थे ये अभी भी कंटिन्यू चल रहे थे। नाउ वी विल रीड अबाउट एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया एज वेल एज आर हिस्ट्री बुक। Mahatma Gandhi came back from South Africa on 9th of January 1915. Mahatma Gandhi fought against resist regime with novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। अब एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और कब लौटे थे? 9th of January 1915। महात्मा गांधी वॉज एन वेल नॉन एडवोकेट, वो एक एडवोकेट थे, वकील थे, और वो इंडिया में अपनी वकालत स्टार्ट करने के लिए वापस वो इंडिया आए थे। अब महात्मा गांधी इंडिया वापस आ तो गए थे, पर महात्मा गांधी ने इंडिया वापस आकर क्या किया और वो इंडिया में क्यों आए थे? जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था वही उन्होंने वापस इंडिया में करना चाहा। उसके लिए महात्मा गांधी जब 1915 में इंडिया लौटे तो वो 2 साल के लिए इंडिया का टूर किया। टूर करने के बाद उन्होंने इंडिया की प्रॉब्लम्स को जाना और उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, बट सत्याग्रह के बारे में कुछ की पॉइंट है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सच की ताकत और सच को ढूंढने की जरूरत क्यों है, ये महात्मा गांधी ने बताया। इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट रिक्वायर्ड। महात्मा गांधी ने कहा अगर आपका लक्ष्य, अगर आपका जो कॉज है या लक्ष्य है वो सच्चा है, और अगर आपका स्ट्रगल इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल फोर्स वॉज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड योर कॉज इज ट्रूथ। Without seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence। महात्मा गांधी ने बताया कि बिना बदले की भावनाओं के और हिंसा का प्रयोग किए सत्याग्रही किसी भी बैटल को अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीत। लास्ट पॉइंट इज दिस वुड बी डन बाय अपीलिंग। आप अपील करके या उनसे विनम्र निवेदन करके अपनी बात मनवा सकते हैं। We have already read about Satyagraha. We all know what is Satyagraha. Now the question is, when Mahatma Gandhi ji actually used Satyagraha in India after coming to India in 1915. After 2 years, the first Satyagraha of Mahatma Gandhi ji came in India in Champaran, Bihar in 1917 against indigo cultivation on 15% or 3/20 part of your land. Gandhi ji was called Mahatma after the winning Satyagraha in Champaran. Now we will read about second Satyagraha of Mahatma Gandhi, which is Kheda Satyagraha, which came in 1917-18 in Kheda, Gujarat, in support of farmers affected by crop failure and plague epidemic. For that, farmer couldn't pay revenue. नाउ महात्मा गांधी ने 1915 में इंडिया आने के बाद 2 साल उन्होंने टूर किया और 2 साल के अंदर उन्होंने 2 सत्याग्रहों में अंग्रेजों को झुका दिया। इसके बाद महात्मा गांधी का तीसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह। अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह 1918 में हुआ, जो कि अहमदाबाद गुजरात। नाउ आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन 3 सत्याग्रहs in 2 years, गांधी जी got very famous and reason of hope for Indians. Now British government was very tired of Satyagrah and Mahatma Gandhi as well. Gandhi ji was doing no violence or any crime, so British government had no clue or any proof to arrest Mahatma Gandhi and other political activists or take actions. To get rid of Mahatma Gandhi ji and other political activists, British government launched Rowlatt Act. Now the question is, what is Rowlatt Act? Rowlatt Act was launched in February 1919. Rowlatt Act was launched by British Imperial Legislative Council. It gave huge power to government to repress political activists like Mahatma Gandhi ji. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. It means no vakil, no appeal, meaning you cannot hire a advocate or either you can appeal. You cannot appeal, sorry. Gandhi ji launched civil disobedience against it on 6 April.
कहने का मतलब है रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर आप किसी भी इंसान को बिना किसी क्राइम के आप उसको डिटेन कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो। ना आपको वो एडवोकेट हायर करने देंगे, ना आपको अपील करने का कोई राइट होगा, ना अगर जज आपके खिलाफ कोई सुनवाई करता है तो उसमें कोई जूरी नहीं होगी। मतलब कुल मिला के ये था, जो इंडियन लोग थे जो महात्मा गांधी की तरह से सत्याग्रह कर रहे थे, उनको रोकने का एक तरीका था। उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनको कुछ भी नहीं राइट्स दिए जाते थे, ह्यूमन राइट बिल्कुल ही बैन कर दिए थे। उसके अलावा इसी को लेकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, मतलब हम क्रम समझेंगे किस क्रम में किस क्रोनोलॉजी में ये इवेंट्स एक के बाद एक हुए। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आने के बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद में फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में आपको बताने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में पीपल स्टार्टेड वायलेंस स्टार्ट होगी। एंड महात्मा गांधी जी का एक उसूल था, जिस दिन वायलेंस होगी वो मूवमेंट से पीछे हट जाएंगे, और ऐसा हुआ भी सही। गांधी जी कॉल्ड ऑफ मूवमेंट, महात्मा गांधी जी जो इस मूवमेंट को लीड करते थे उन्होंने इस मूवमेंट को खत्म कर दिया। उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।